हेलो एवरीवन, मैं आशीष एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल स्किल बुक में। आज हम फिर एक और इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों, आज हम बात करें कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। इसको कहाँ यूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों को इसके अंदर कंसीडर किया जाता है, किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज इन्हीं सारी बातों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखना है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या। तो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रोसेस, मटेरियल और कंपोनेंट को एक पर्टिकुलर सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट करना, किसी भी चीज को। ठीक है, उसको कहते हैं हम कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। जैसे बात करें, अगर हमें किसी मटेरियल को रिप्रेजेंट करना है, अगर हम बात करें हमें स्टील को रिप्रेजेंट करना है, कास्ट आयरन को रिप्रेजेंट करना है, या फिर और एक तरफ हमें लेड को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इन तीनों को अलग अगर रिप्रेजेंट करें तो हम क्या एक सिंपल सेक्शन या हैचिंग यूज करेंगे? नहीं। ठीक है, हम लेड के लिए अलग यूज करेंगे, स्टील और कास्ट आयरन के लिए अलग यूज करेंगे। तो आज इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे, कैसे मटेरियल की किस मटेरियल के लिए हम किस तरह की हैचिंग यूज करते हैं। अब बात करोगे कि हैचिंग क्या होती है। देखो दोस्तों, जब भी हम कोई मटेरियल सेक्शन करते हैं, सपोज हमारा कोई इस तरीके से कंपोनेंट है, राउंड कंपोनेंट लगा लो, इस तरीके से कोई हमारा राउंड कंपोनेंट है। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको यहाँ से सेक्शन कर दिया, इसको बीच में से यहाँ से काट दिया इसको मैंने यहाँ से। ठीक है, तो अगर फिर उसके बाद मैं यहाँ से देखूंगा इसको, तो ये इस तरीके से सामने से मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ये जो इसका ये वाला सरफेस हुआ है, ये वाला देख रहे हो यहाँ से कटा है, जहां से वो कटा है वो एक तरीके से मटेरियल रिप्रेजेंट करेगा कि ये मटेरियल अंदर से कट गया, अब ये कैसा दिखेगा। ठीक है, कौन सा मटेरियल है। तो यहाँ पर हम एक अलग तरह की हैचिंग यूज करें, इस तरह से एक सेक्शन लाइंस बनाएंगे, इनको कहते हैं हैचिंग। क्या कहते हैं इसको कहते हैं हैचिंग। ठीक है, तो इसको ये हैचिंग जो प्रोसेस किया है आपने, ये किस मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। इस तरह से हम स्टील या फिर मेटल्स के लिए हम, ठीक है, मेटल्स के लिए हम इस तरह की हैचिंग जो है वो यूज करते हैं। अगर आप बात करें, हमें लिक्विड रिप्रेजेंट करना है, सभी ने जो 10th तक तो सभी ने पढ़ा होगा, तो सभी ने केमिस्ट्री वगैरह में अपने प्रैक्टिकल्स वगैरह में जो कुछ लिक्विड्स को हमेशा या केमिकल्स को हमेशा प्रेजेंट किया होगा। ठीक है, कभी ध्यान दिया हो तो तुमने, तुम्हारा इस तरह का एक बीकर होता था, तुम उसके अंदर कोई लिक्विड दिखा देते तो तुम उसके अंदर इस तरीके से लिक्विड को प्रेजेंट करते थे। तो जब ये डैश डैश इस तरीके से लाइन होती थी तो तुम समझ जाते थे कि हाँ, मैं यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक लिक्विड को। ठीक है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लिक्विड को। तो इसी तरीके से डिफरेंट मटेरियल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो आज हम इसके बारे में डीप में पढ़ने वाले हैं, और जो मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, मेन कंपोनेंट्स हैं जो फ्रीक्वेंटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होते हैं, उन सभी मेन कंपोनेंट, प्रोसेस और मटेरियल्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में। तो मटेरियल में सबसे पहला है हमारा मेटल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला है हमारा स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, इट्स अलॉयज, एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉयज। ठीक है, तो इनके लिए, इन मटेरियल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस तरह का सेक्शन या हैचिंग यूज करेंगे। तो दोस्तों, इन मटेरियल्स के लिए हम, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, इन मटेरियल के लिए हम इस तरह की हैचिंग यूज करेंगे। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सेक्शन लाइन। ठीक है, इन और पूरे जो सेक्शन लाइन, ग्रुप ऑफ सेक्शन लाइंस को, इनको क्या कहते हैं? हैचिंग। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस जो होता है, हमने कटिंग पेन से इसको काटा, ठीक है, फिर उसके बाद हैचिंग करी, तो इसके पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम सेक्शनिंग। ठीक है, तो स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर अलॉयज और एल्यूमिनियम अलॉयज के लिए हम किस तरह की हैचिंग यूज करते हैं? इस तरह की। ठीक है, जब भी हमें ये मटेरियल रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इस तरीके से हम इन मटेरियल को रिप्रेजेंट करेंगे।
और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, लेड, जिंक, टिन, व्हाइट मेटल एक्सेट्रा। तो इन मटेरियल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? इन मटेरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ यही तरीका यूज करेंगे। बस इसमें क्या होगा, एक डायरेक्शन में और लाइंस ऐड हो जाएंगी। कैसे ऐड हो जाएंगी? इस डायरेक्शन में भी लाइंस ऐड हो जाएंगी। जब दोनों डायरेक्शन में लाइन हो तो हम ये समझ जाएंगे कि ये हमारे कौन से मटेरियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेड, जिंक, टिन और व्हाइट मेटल एक्सेट्रा। जो इस तरह के मटेरियल है उनके लिए हम इस तरह की हैचिंग जो है वो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा ग्लास। ग्लास के लिए हम क्या, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ग्लास को? इस तरीके से करते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसको हम इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तुमने कई बार ध्यान भी दिया हो, एक ऐसे लाइन खींचेंगे और इसके दो पैरेलल लाइन बना देंगे इस तरीके। ठीक है, ये एक्चुअली एक सिंबल है, ये रिफ्लेक्शन का एक सिंबल बनाए थे कि ग्लास जो रिफ्लेक्ट कर, ठीक है, शाइन कर रहा है। तो ग्लास के लिए हम किस तरह का कन्वेंशन यूज करते हैं? इस तरह का कन्वेंशन यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में ही। आगे नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है पैकिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है हमारी? पैकिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स। उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है पोर्सेलिन, स्टोनवेयर, मार्बल और स्लेट। ठीक है, इन सब मटेरियल्स के लिए हम किस तरह की हैचिंग यूज करते हैं? इन सब मटेरियल्स के लिए हम किस तरह की हैचिंग यूज करते हैं? हम कुछ डैश लाइन यूज करते हैं बट एंगल पर। हम इस तरह के डैश लाइन यूज करते हैं लेकिन एंगल पर। ठीक है, कितने एंगल पर? ये होता है 45 डिग्री के एंगल पर। ये जो इधर भी लाइन है ये भी हमारी 45 डिग्री के एंगल पर होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज को आगे लेके चलते हैं और आगे बात करते हैं हम इंसुलेटिंग और पैकिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एस्बेस्टस फाइबर, सिंथेटिक रेजिन्स प्रोडक्ट्स, पेपर, कॉर्क, लिनोलियम, रबर, लेदर, इंसुलेटिंग एंड फाइलिंग मटेरियल्स। ठीक है, फिलिंग मटेरियल्स। तो इनके लिए हम किस तरह की हैचिंग यूज करते हैं? इसके लिए भी हम कुछ जो हमारी लाइंस हैं, एंगुलर लाइन है वो एज इट इज रहेंगी। और बस ये इस तरीके से सीधी सीधी लाइन है। ठीक है, तो तुम देख रहे हो अभी तक जितने भी हमने ये हैचिंग देखी है सब भी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मेटल्स के लिए। तो ये हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। अब ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से कैसे जरूरी है? देखो, जिन बच्चों का जो थ्योरी एग्जाम है, सॉरी इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम है जो सब्जेक्टिव होने वाला है, तो उसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि जो स्टील, कास्ट आयरन और कॉपर इस अलॉयज के लिए हम किस तरह की हैचिंग यूज करते हैं, ड्रॉ करके बताइए। ठीक है, वो ड्रॉ करके दिखानी पड़ेगी। अगर एमसीक्यू में बात करें तो एमसीक्यू में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? एमसीक्यू में तुम्हारे ये दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए बी सी डी। इनमें से कौन सा मटेरियल है? इनमें से एक मटेरियल लिख दिया जाएगा स्टील। ठीक है, उसके बाद लिख दिया जाएगा ग्लास, उसके बाद लिख दिया जाएगा पोर्सेलिन और उसके बाद लिख दिया जाएगा लिक्विड। ठीक है, तो तुम्हें इनमें से चूज करना पड़ेगा कि कौन सा सही आंसर है। तो तुम्हें ये सही आंसर इस तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सा जो कन्वेंशन है वो कौन से मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट है हमारा लिक्विड। ठीक है, लिक्विड जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें, लिक्विड कुछ हम जो हमारा कंटेनर होता है उसके अंदर हम इस तरीके से डैश लाइन यूज करते हैं लेकिन सीधी सीधी। ठीक है, एंगल पर किसके लिए यूज करते हैं? एंगल पर हम पोर्सिलिन, स्टोनवेयर, मार्बल और स्लेट के लिए हम एंगल पे यूज करते हैं। और सीधी सीधी लाइनें किसके लिए यूज करते हैं? हम लिक्विड के लिए। लिक्विड में क्या क्या आता है? वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन और इसी तरह के लिक्विड जो आते हैं बाकी के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट मटेरियल है हमारा वुड, प्लाईवुड और इसी तरह के मटेरियल जो है या वुड से बने हो। ठीक है, तो वुड और प्लाईवुड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? किस तरीके से करते हैं?
कुछ इस तरीके से हम वुड को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज की हैचिंग हुई, ये हैचिंग हुई हमारी वुड, प्लाईवुड और इसी तरह के मटेरियल या इनसे बने हुए मटेरियल्स के लिए, इनसे बने हुए कंपोनेंट्स के लिए हम किस तरह की हैचिंग यूज करेंगे, इस तरह की हैचिंग यूज करेंगे। अब इसी कैटेगरी में, मटेरियल्स की कैटेगरी में जो हमारा लास्ट है, लास्ट में क्या है, सीमेंट, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड और इसी तरीके से जो ग्रेवल्स वगैरह होते हैं कंक्रीट से रिलेटेड, उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम छोटे छोटे जो रेड से दिखाएंगे। ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जो सैंड है। ठीक है, ये यहाँ पर सैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बीच में जो है हम ऐसे ट्रायंगल छोटे छोटे ये इस तरीके से हम बड़े पत्थर या गिट्टियों को दिखाएंगे। कंक्रीट के अंदर, मिक्सचर के अंदर ये सभी तरह की चीजें होती है ना, तो इस तरीके से हम इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से हम सीमेंट, मिक्सचर ऑफ सीमेंट और सैंड एंड ग्रेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों ये बात करी हमने मटेरियल के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मशीन कंपोनेंट्स और प्रोसेसेस के बारे में। अब बात करते हैं प्रोसेसेस के बारे में। प्रोसेस में सबसे पहले हमारा स्ट्रेटनर ले, तो प्रोसेसेस को भी हमें बार बार रिप्रेजेंट करना पड़ता है कई बार ड्राइंग्स में। तो बार बार और कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने की जगह हम उसको कुछ कन्वेंशन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे हमें रिप्रेजेंट करना आसान हो जाता है। जैसे यहाँ सबसे पहले बात करें स्ट्रेट नर्लिंग की, तो स्ट्रेट नर्लिंग होती क्या है? स्ट्रेट नर्लिंग होती है, तुमने देखा ही होगा, तो तुम्हारे बॉटल्स होती है पानी की, उनके कैप के ऊपर जो होते हैं वो इस तरह से सीधी सीधी लाइनें लगी होती है, कुछ ग्रोव से कटे होते हैं सीधे सीधे। ठीक है, इस तरीके से जो ग्रोव्स कटे होते हैं, हम इसको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं स्ट्रेट नर्लिंग। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर स्ट्रेट नर्लिंग की, तो अगर हम इस तरीके से नर्लिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ड्राइंग के अंदर, तो हम पूरे पार्ट पर ना रिप्रेजेंट करने की जगह हम जो हमारा पार्ट है उसके स्टार्टिंग में ही थोड़े एरिया में रिप्रेजेंट करके हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी ऑल ओवर कंप्लीट पार्ट पे जो है हमारे नर्लिंग जो है वो स्ट्रेट नर्लिंग जो है वो हो रखी है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है डायमंड नर्लिंग। डायमंड नर्लिंग में क्या होता है? इसी तरह का एक प्रोसेस है जो हमारे कंपोनेंट्स पे ग्रिप बनाने के काम आता है। तो जब इस प्रोसेस को हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे स्ट्रेट नर्लिंग होती है, ये नर्लिंग कुछ इस तरीके से होती है। डायमंड में क्या होता है? एंगल्स पर होती है और क्रॉस होती है। तो जब इस तरीके से नर्लिंग होती है उसको क्या कहते हैं? डायमंड नर्लिंग। ठीक है, तो इसकी तरह हम इसको भी पूरे पार्ट पे करने की जगह सिर्फ स्टार्टिंग पार्ट में ही हम इसको करते हैं। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं स्क्वायर ऑन शाफ्ट। स्क्वायर ऑन शाफ्ट का मतलब है एक ऐसी शाफ्ट जिसके एंड पॉइंट पर जो है वो स्क्वायर, राउंड की जगह वो स्क्वायर की शेप दे रखी हो जिसको। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ शाफ्ट वो जो मैं शाफ्ट बात कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह से दिखेगी। जैसे ये हमारी शाफ्ट है, तो जो इसका एंड पॉइंट है, ये दोस्तों जिसका एंड पॉइंट है आगे का, वो हमारे उसके ऊपर इसकी एक स्क्वायर शेप जो है वो बनी हुई है। तो इसमें अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इसके फेसेस को, अगर हम यहाँ से इसका फ्रंट व्यू देखें, ठीक है, या फिर इसको डायगोनली देखेंगे, जब मान लो यहाँ से हम देखेंगे, अगर इसको यहाँ से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये हमारा पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा फिर हमारा। ठीक है, लेकिन इस चीज में, इस ड्राइंग में क्लियर नहीं हो पा रहा कि ऊपर स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसके फेसेस हैं, ठीक है, ये वाले जो फेसेस हैं यहाँ पर हम इस तरीके से डायगोनल बना देंगे। तो डायगोनल बनाने से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके जो फेसेस है ये स्क्वायर है। कैसे है? ये स्क्वायर है इसके जो फेसेस है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं होल ऑन सर्कुलर पिच। होल ऑन सर्कुलर पिच में क्या होता है? तरीके से हम सर्कुलर पिच है,
ठीक है, जिसके ऊपर नंबर ऑफ होल्स है, बहुत सारे होल्स हैं, जैसे यहाँ पर एक होल हो गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 12 होल है इसके अंदर, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये 12 होल है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करने की जगह हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक इस तरीके से सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और बाकी जगह हम एक सेंटर मार्क ही लगा देंगे सिर्फ। इस तरीके से हम सेंटर मार्क लगा देंगे। जो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो होल है ये यहाँ पर इस लोकेशन पर ये होल है। नेक्स्ट है हमारा बेयरिंग। तो बेयरिंग को हम किस तरीके से यूज करते हैं, सपोज एक हमारी शाफ्ट है, इस तरीके से हमारी एक शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ पर इसका हमने इसके ऊपर एक बेयरिंग यहाँ पर जो है फिट कर दिया। यहाँ पर एक बेयरिंग जो है हमने फिट कर दिया, ठीक है। अगर बेयरिंग को देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और उसका सेक्शन करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन हम इसको इस तरह से ना रिप्रेजेंट करके कन्वेंशनली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जगह हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो हैचिंग वाला है पोर्शन, इसको इस तरीके से क्रॉस लगा देंगे। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा बेयरिंग। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा बेयरिंग। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड। एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड में क्या होता है, जैसे हमारा कोई बोल्ट है, ठीक है, इस तरह का कोई बोल्ट है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है इसका जो स्क्वायर थ्रेडेड पार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर हमें ड्राइंग के अंदर नंबर ऑफ सिमिलर पार्ट्स बनाने, नंबर ऑफ बोल्ट्स बनाने हैं, तो हम इस तरीके से थ्रेड जो है दिखाते दिखाते तो हमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होगा। तो इसको हम इस तरीके से ना दिखा के, इसको हम किस तरीके से दिखाएंगे, हम एक सिर्फ इसका जो एक्सटर्नल डाया, एक्सटर्नल या फिर मेजर डाया कौन सा होता है, मेजर डाया होता है ये बाहर वाला डाया, ठीक है। और अंदर वाला या माइनर डाया कौन सा होता है, ये वाला इंटरनल या फिर ये वाला तुम्हारा माइनर डाया है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्या देखिए, इसको किस तरीके से दिखाएंगे, हम इसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। तो ये बाहर वाला तुम्हारा मेजर डाया हो गया, अंदर वाला तुम्हारा माइनर डाया होगा, और इसको इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये कौन सा तरीका हुआ, ये हम ये रिप्रेजेंट करने का एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस साइड से देखें तो ये कैसा दिखेगा, ठीक है, थ्रेड को रिप्रेजेंट करने से। तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे तो उसमें जो एक्सटर्नल है वो जो हमारा सर्कल है वो फुल होगा, जो इंटरनल सर्कल है वो हमारा इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। क्योंकि इनकम्प्लीट क्यों होगा, क्योंकि जो इसके अंदर वी शेप है वो अंदर की साइड कटती है, ठीक है। इसको डीप में हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम स्क्रू थ्रेड का अपना चैप्टर करेंगे तो उसके अंदर हम डीप में पढ़ेंगे कि ये सिंपल जो है ऐसा क्यों है, ठीक है। इसको हम अंदर वाला इनकम्प्लीट क्यों होता है एक्सटर्नल थ्रेड में, और इंटरनल थ्रेड में इसका अपोजिट होता है। तो अब नेक्स्ट है हमारा इंटरनल स्क्रू थ्रेड। इंटरनल स्क्रू थ्रेड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर इंटरनल स्क्रू थ्रेड को देखें तो हम, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें। ठीक है, अगर देखा जाए तो इस तरीके से। लेकिन हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको इस तरह से ना रिप्रेजेंट करके हम इसको इस तरीके से, जो हमारा मेजर डाया और माइनर डाया, ठीक है, जो हैचिंग होती है वो हमारी वो माइनर डाया तक होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा इंटरनल थ्रेड्स के लिए। अगर इंटरनल थ्रेड्स का हम एंड व्यू देखें,
तो ये किस तरीके से दिखेगा हमें, बाहर वाला जो है वो इनकम्प्लीट होगा और अंदर वाला जो है सर्कल वो कंप्लीट होगा। ठीक है, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्क्रू थ्रेड असेंबली। स्क्रू थ्रेड असेंबली में क्या होगा, ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली हम असेंबलीज के अंदर ना स्क्रू थ्रेड की असेंबली ही बनाते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कहाँ पर हमारा बोल्ट आके रुकता है। ठीक है, कहाँ पर हमारा क्या क्या प्रोफाइल ड्रॉ होती है। तो अगर बात करें तो स्क्रू थ्रेड असेंबली में होगा क्या, ठीक है, एक इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड दोनों को हम असेंबल कर देंगे। तो उस केस में हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर सपोज मेरा एक पार्ट है, ठीक है, मेरे को इसके अंदर दो पार्ट्स को जोड़ना है। ठीक है, मान लो मेरे को एक पार्ट और जोड़ना है, यहाँ पर इन दोनों को असेंबल करना है बाय मींस ऑफ स्क्रू थ्रेड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ तो ये पहले तो दोनों में होल करूंगा, इसमें तो थ्रू होल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कौन सा होल होगा, इसके अंदर होगा ब्लाइंड होल या थ्रू होल, दोनों ही कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं ब्लाइंड होल का, हम इसके अंदर एक ब्लाइंड होल कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर एक ब्लाइंड होल कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, इसके अंदर अब थ्रेडिंग करनी है, तो ऊपर वाले पार्ट में हमें थ्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक क्लियर होल बना देंगे, बस इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे होल, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बोल्ट जाएगा वो उसको क्लियरेंस चाहिए मूवमेंट के लिए। अब दोस्तों आगे बात करें, हम थ्रेड की बात करें तो थ्रेड में क्या होगा कि हमारा जो इससे बाहर की साइड थ्रेड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे, और ये इसकी थ्रेड की कुछ डेप्थ भी होगी। ठीक है, थ्रेड मतलब इंटरनल थ्रेड जो हम किस पार्ट से बनाते हैं, इंटरनल थ्रेड हम बनाते हैं टैपिंग के प्रोसेस से। ठीक है, तो हम यहाँ पे टैप लगाएंगे तो कुछ यहाँ पर कितनी डेप्थ तक हमें थ्रेड लगानी है वो डिपेंड करता है कि हमें कितनी डेप्थ तक हमें जो अपना बोल्ट है वो असेंबल करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे, यहाँ पे दो होल हो गए, ये हो गया हमारा टैप्ड होल, ये हो गया हमारा ड्रिल्ड होल। एक हो गया हमारा टैप्ड होल, एक हो गया हमारा ड्रिल्ड होल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर होल। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपना बोल्ट वो करेंगे, असेंबल करेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें। ठीक है, अब ये देखा जाए तो ये वाले जो हमारा बोल्ट है उसकी थ्रेड कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये पर्टिकुलर एंड हो जाएगा। ये हमारा कहाँ पर जाके स्टॉप होगा। तो ये हमारा कुछ यहाँ पर जाके जो हमारा बोल्ट है वो यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन पोजीशन हो गई, जैसे सबसे पहले ड्रिल होल, टैप्ड होल, और जो ये वाली पोजीशन है ये क्या आ रहा है, हमारा बोल्ट जो है वो रोटेट होता हुआ आ रहा है और यहाँ पे आके थ्रेड के ऊपर चढ़ते हुए यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, या तो ये थ्रेड तक लास्ट तक जा सकता है जहाँ तक ये थ्रेड है। ठीक है, लेकिन हम जनरली जो है जहाँ तक हमारा बोल्ट एंटर हो रहा है उससे 3 से 4 mm हम एक्स्ट्रा टैपिंग करते हैं डेप्थ में। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा, यहाँ पे हैचिंग होगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर होगी हैचिंग। तो असेंबली की बात करें तो दोस्तों इसमें अब ये जो है ये सारी हमारी कौन सी है, ये सारी हमारी है स्क्रू थ्रेड असेंबली। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा स्प्लाइन शाफ्ट। अब किसके बारे में बात करेंगे हम, स्प्लाइन शाफ्ट के। स्प्लाइन शाफ्ट कैसी होती है, स्प्लाइन शाफ्ट एक शाफ्ट होती है जिसके अंदर ना कीवेज बने होते हैं। ठीक है, कीवेज कह लो या फिर उनको स्लॉट्स कह लो, ठीक है, या फिर ग्रूव्स कह लो। किस तरीके की शाफ्ट होती है, कुछ इस तरह की शाफ्ट होती है।
ठीक है, ये अगर देखा जाए तो ये मतलब ये थ्रू आउट दी इसकी लेंथ जो है इस तरीके से थ्रू आउट दी लेंथ जो है इस तरीके से जो स्प्लाइन्स जो है वो कटे होते हैं। ठीक है, थ्रू आउट दी लेंथ ये शाफ्ट जितनी भी लंबी होगी इतने ऐसे कैसे जो ये स्प्लाइन्स है ये तुम्हारे कटे होंगे इस तरीके से। ठीक है, मशीन कर रखे होंगे। तो इस स्प्लाइन शाफ्ट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं हम तो इस स्प्लाइन शाफ्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम स्प्लाइन शाफ्ट का जो है सारे जो कीवेज ना दिखा के हम सिर्फ इतने हिस्से को दिखाते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा स्प्लाइन शाफ्ट को। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा स्प्लाइन शाफ्ट को यूज करता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम हमारे की क्वार्टर जॉइंट्स में, जिसके बारे में हम टाइप्स ऑफ कीज में पढ़ते हैं ना, उसमें उस चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इंटरप्टेड व्यूज। ये इंटरप्टेड व्यूज में होता क्या है, इंटरप्टेड व्यूज जनरली सेक्शन व्यूज होते हैं शाफ्ट के, ठीक है, या फिर पाइप्स के, या फिर आई सेक्शन के, या फिर किसी भी चीज के लगा लो इंटरप्टेड व्यूज जो होते हैं। ठीक है, या फिर वो स्क्वायर जो है क्रॉस सेक्शन हो सकता है, उसका भी हो सकता है। उसमें होता क्या है जनरली, अगर इंटरप्टेड व्यूज की बात करें, इसको शाफ्ट का इंटरप्टेड व्यूज वो है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो शाफ्ट को अगर इंटरप्टेड या फिर बीच में सेक्शन करके दिखाना हो तो हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। अगर इसी में बात करें, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी होलो पार्ट का, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो आई सेक्शन हो। चलो एक स्क्वायर पाइप का ही ले लेते हैं कि उसको अगर ये सपोज ये कोई सॉलिड शाफ्ट की जगह कोई राउंड जो है पाइप है हमारा, ये पाइप कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हम पाइप को जो है इसको रिप्रेजेंट कुछ सिमिलरली इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर जो है वो एक की जगह दो आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से हम हमारे जो इंटरप्टेड व्यूज है पाइप का या फिर शाफ्ट का, या फिर एक कोई भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है, स्क्वायर पाइप हो सकता है, आई सेक्शन हो सकता है, या फिर कोई भी इसी तरह का कोई चैनल हो सकता है, जिसको हम इस तरीके से सेक्शन करके दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग कैसा होता है, लीफ स्प्रिंग कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो कुछ इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग कुछ हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर हमें ये बनाना पड़े ड्राइंग के अंदर तो हम बार बार तो इस तरह की शेप नहीं बनाएंगे। इसके लिए हम किस तरह का कन्वेंशन यूज करेंगे, हम कुछ इस तरह का यूज करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का कन्वेंशन हम यूज करेंगे किसके लिए, सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग विद आइज। ये क्या है, ये विदाउट आइज है। अब विद आइज की बात करेंगे, तो विद आइज और विदाउट आइज में क्या फर्क होता है। विद आइज और विदाउट आइज में फर्क होता है, इसके एंड जो होते हैं वो ऐसे मुंह रोटेट कर रखे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बन गया, आइज बन गई। तो विद इस आइज कैसा होगा, विद आइज कुछ ऐसा होगा। तो इसमें हमारे जो कन्वेंशन है उसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे, उसमें भी ये जो है इस तरीके से यहाँ पर दो आइज बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा हुआ सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग विद आइज। ठीक है, इससे पहला वाला क्या था, सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं आगे सिलेंड्रिकल कंप्रेशन स्प्रिंग की। तो सिलेंड्रिकल कंप्रेशन स्प्रिंग को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और होता क्या है। ये कुछ देखने में इस तरीके से ऐसा दिखता है,
ठीक है दोस्तों, तो हमारा कुछ कंप्रेशन स्प्रिंग कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो अगर हम इसको किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर रिप्रेजेंट करने के तरीकों के बारे में बात करें तो देखो ये तो इसका एक्चुअल व्यू है। ठीक है, अगर रिप्रेजेंट करने में सबसे पहले यहाँ हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये बीच का पोर्शन ना बना के हम, ठीक है, बीच का पोर्शन ना बना के हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका ओडी और आईडिया से रिप्रेजेंट कर देंगे। सिर्फ ऊपर के एक दो हेलिकल और नीचे के एक दो हेलिकल, और बाकी जो हेलिकल है वो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगर आगे बात करें, इसका एक कन्वेंशन हो रहा है, उसमें क्या करते हैं, उसमें एक सीधी लाइन खींचते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जिग जैग बना देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी हमारा किस चीज का सिंबल है, ये भी हमारा कंप्रेशन स्प्रिंग का सिंबल है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये जो हमारा ये जो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होता है, ये जितना इस स्प्रिंग का ओडी होता है, मतलब आउटर डायमीटर जितना होता है उतनी ही चौड़ाई इस सिंबल में हम रखते हैं। आगे बात करते हैं कंप्रेशन टेंशन स्प्रिंग की। तो कंप्रेशन टेंशन स्प्रिंग में कैसा दिखता है, कंप्रेशन टेंशन स्प्रिंग कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो कंप्रेशन टेंशन स्प्रिंग हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें भी हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। सबसे पहला तरीका है, इसमें भी हम बीच वाले हेलिकल ना दिखा के सिमिलरली इसकी तरह हम सिर्फ आउटर डाया और इंटरनल डाया, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। और उसके अलावा जो एक तरीका हो रहा है जी, इसकी तरह इसमें हम क्या करते हैं, इसी तरीके से ऊपर का ऐसे सिंबल बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जिगजैग बनाते हैं, और नीचे से ऐसे ही हम इस तरीके से, तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से भी हम सिलिंड्रिकल टेंशन स्प्रिंग को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है फिर हमारा स्पर गियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा स्पर गियर। अगर स्पर गियर की बात करें तो गियर्स हमारे पावर ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। तो इसकी जो शेप जो है इसके कुछ इस तरीके से होती है, जैसा तुम फिगर में देख पा रहे हो। स्पर गियर का हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, स्पर गियर का कन्वेंशन को क्या होता है, कुछ इस तरीके से। अगर हम इसका साइड व्यू देखें तो इस तरीके से दिखाई देगा, अगर फ्रंट से देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बेवल गियर। बेवल गियर को कुछ हम इस तरीके से देखते हैं, ये सामने से और साइड से कैसा देखते हैं, कुछ इस तरीके से। बेवल गियर यूज करते हैं जब हम एंगल पर 90 डिग्री पर हमें ट्रांसमिशन देना होता है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, बेवल गियर को यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा वॉर्म व्हील और वॉर्म। ठीक है, वॉर्म व्हील और वॉर्म एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये एक सर्कुलर शाफ्ट होती है जिसके ऊपर हमारा जो वॉर्म व्हील होता है वो रोटेट करता है। ठीक है, जब ये मूव करता है तो ये इस तरीके से रोटेट करता है। तो अगर हमें वॉर्म व्हील जो है वो रिप्रेजेंट करना है तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जैसा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर दिखा रखा है। ठीक है, अगर बात करें हम कि वॉर्म को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका कन्वेंशन कुछ ऐसा होता है, और जैसा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर दिखा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आज का हमारा टॉपिक था कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स को कब कहाँ क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जब सेक्शनिंग होती है, हैचिंग होती है, तब हम मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग हैचिंग या सेक्शनिंग से। ठीक है, उसके बाद हमने अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, जैसे कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्रेड्स, नर्लिंग, और इसी तरीके से जो है हमने मशीन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा।
जैसे हमारा बियरिंग हो गया, जैसे हमारा गियर्स हो गया, स्प्रिंग्स हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।